बाजार बोलता है, इसमें हम डेटा का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एफआईएस ने क्या किया। तो फ्राइडे के सेशन में भी एफआईएस का ट्रेंड तो वही था कि एफआईएस बाय में और डीआईएस माफ़ कीजिएगा, एफआईएस सेल में और डीआईएस बाय में। और डेटा में ज़रूर बदलाव हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वो डेटा क्या है। तो डेटा में अगर देखें तो एफआईज ने 2320 करोड़ रुपए की बाइंग की है और एफआईज ने करीब 2035 करोड़ की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह का देखने के लिए चल रहा है, क्योंकि ग्लोबल इंडिसेस से थोड़ी सी डीकपलिंग तो हुई है इंडियन मार्केट की, लेकिन डाउ में फ्राइडे का सेशन ठीक ठाक रहा। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी, एक समय पर डीप रेड था, लेकिन वहां से अच्छा उछाल देखने के लिए मिला और डाउ ग्रीन में बंद हुआ, 0.5% बढ़कर। निकाई और कोस्पी में ग्रीन मार्क बना हुआ है, हालांकि हैंसेंग और शंघाई में थोड़ा सा रेड मार्क बना हुआ है। उसके पीछे कुछ खबरें भी हैं, उनको जायजा लेंगे। लेकिन टॉप गेनर्स और लूजर्स देख लेते हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि इस मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो टॉप गेनर्स में आवास करीब 7.5%, शारदा एनर्जी करीब 6%, टीटीएमएल करीब 5%, अवंती फीड्स करीब 5% और फिनिक्स लिमिटेड करीब 5%। ये काउंटर ऊपर हैं। टॉप लूजर्स देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि इस मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो उन काउंटर्स में त्रिवेणी टर्बाइन करीब 5.5%, जेएम फाइनेंशियल 5%, 361 5%, ज्योति स्ट्रक्चर करीब 4.5% और टीटागढ़ वैगन करीब 4.25%। ये सभी काउंटर नीचे हैं। लेकिन क्या कुछ खबरें हैं क्यों चाइनीज़ मार्केट आज नीचे है, और उसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला कि चाइना का ट्रेड वॉर ना सिर्फ अमेरिका पर ही सीमित रह गया, अब कनाडा के साथ भी शुरू हो गया। चीन ने कनाडा के एग्री प्रोडक्ट्स पर 25 से 100% तक का टैरिफ लगा दिया है। अब ये टैरिफ 20 मार्च से लागू होगा। चीन ने कदम अचानक से क्यों उठाया? ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अक्टूबर 2024 में कनाडा ने चीन पर टैरिफ लगाया था और उन्होंने चीन के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर 100% और स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर 25% की ड्यूटी लगाई थी, यानी कि टैरिफ लगा था, जिसके जवाब में अब चीन ने भी टैरिफ लगा दिया है। महेश सर, कैसे देख रहे हैं ये स्टील, एल्यूमिनियम, ये दोनों कमोडिटीज़ खास मेटल में खासतौर से टैरिफ का एक सबसे बड़ा शिकंजा बन चुकी हैं। इन्हीं दोनों पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, स्टील और एल्यूमिनियम पर कहीं भी। सर, कैसे ट्रेड करें? हालांकि इंडियन स्टील कंपनियां तो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, टाटा स्टील, सेल वगैरह, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सर, ये परफॉर्म क्यों अच्छा कर रही हैं और क्यों इन पर असर नहीं हो पा रहा है इन सब खराब खबरों का? देखिए, पहली बात तो हमारा घरेलू कंजप्शन है वो काफी बढ़िया है। दूसरी बात यह है कि अभी चीन में जो लिक्विडिटी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं पे मेटल पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तीसरी बात यह है कि इंडिया भी अपने सेफ गार्ड के लिए कहीं ना कहीं पे मेटल इंडस्ट्री के सेफ गार्ड के लिए कुछ ना कुछ ड्यूटी, टैरिफ, इम्पोर्ट ड्यूटी उसके अंदर देख सकते हैं, वैसी खबरें भी चल रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है कि मेटल स्टॉक जो है वो एक वेल प्लेस्ड है, और यहाँ पे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी वापस से डिप में मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए यूज करनी चाहिए। हालांकि अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अच्छा खासा रेट रैली मेटल्स के अंदर हो गया है, तो ये लेवल पे तो थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन कोई भी अगर डिप मिलता है तो फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस से जनरेट करके आपको देगी। और मेटल वैसे भी इंडिया के मेटल देखे तो अपना घरेलू कंजप्शन इतना अच्छा है कि वो लोअर लेवल के अंदर एक सपोर्ट घरेलू कंजप्शन से मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर सर, अभी जो मेटल काउंटर्स में उछाल आया, उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करनी है, अभी बने रहें? तो फिलहाल बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम मुझे लग रहा है कि कहीं पे कंटिन्यू रहेगा। जब तक कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है तब तक यहाँ पे बने रह सकते हैं। थोड़ा बहुत और अपसाइड अपने को देखने को मिल सकता है। मतलब कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, कोई डिप आते हैं, तो वापस एक अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तक के लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। जब भी कोई लगे कि नेगेटिविटी जैसा फैक्टर है तब प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो सर, कौन सा मेटल काउंटर रखेंगे अगर आपको रखना हो तो इन सभी टॉप की स्टील कंपनियों में? हिंडाल्को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुझे ये लेवल ओके। पे। कहीं ना कहीं हिंडाल्को अगर कोई भी लोअर लेवल पे डिप मिलता है तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को जो है वैल्यूएशन वाइज भी एक अट्रैक्टिव है। और यहाँ से एक लॉन्गर टर्म पिक के हिसाब से कोई कोई भाव पे अटक भी गए तो फिर वापस से आपको एक अपसाइड मोमेंटम जो है हिंडाल्को के अंदर मिल जाएगा। तो लो पी पे है और इसके अंदर एक अपसाइड पोटेंशियल भी है। बिल्कुल। तो हिंडाल्को सर की टॉप पिक, और मेटल कंपनियों पर जो खबरें हैं उसके अलग ये काउंटर अपनी ही चाल में चल रहे हैं। पिछले 5 दिन में करीब 11% चल भी चुका है 5 ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा संकेत जो कि चीन के मार्केट को आज थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है और उसका इम्पैक्ट एक्चुअली दुनिया भर में भी पड़ता है। चीन में जो सीपीआई महंगाई दर है
वो 13 महीने बाद नेगेटिव आई है और महंगाई दर गिरकर करीब -0.7% हो गई है। जनवरी में भी महंगाई दर वहाँ पर 0.5% ही थी। तो ये थोड़ा सा एक कॉज ऑफ ए कंसर्न इसलिए हो जाता है जब नेगेटिव महंगाई दर आती है, तो माना जाता है कि उस देश में मंदी के संकेत तो नहीं है। महेश सर, मंदी तो नहीं आने वाली चीन में, क्योंकि जिस तरह से महंगाई दर गिर रही है, जीडीपी ग्रोथ भी वो मुश्किल से ही अपनी अचीव कर पा रहे हैं, आईआईपी ग्रोथ उनकी कम आ रही है, पीएमआई डेटा भी उनका थोड़ा वीक है। सर, ये मंदी के संकेत तो नहीं है चीन में? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीन के अंदर भी कुछ डेटा है जो हाइड एंड सीक वाला गेम हो रहा है। उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बताई जा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये एक डेटा जो है आपको उसको क्लोजली देखना चाहिए। मैं आपकी बात से थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि चीन के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें जो है सही नहीं चल रही है, और वो अपने आप को एक कैसे भी करके उसको उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं पे एक चीन के मार्केट के हिसाब से एक कॉशियस रहना जरूरी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे चीन के अंदर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, या फिर वैसे चल रहा है कि हाँ ये चीजें ठीक है, आगे ठीक हो जाएगी, वैसे करके ही चलाया जा रहा है। तो वो चीजें जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान से क्लोजली, अभी तक के हिसाब से तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा इसको वॉच आउट जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये वॉच आउट करने की चीज़ है। और चाइना का जो मार्केट है, अगर वहाँ पर देखिए, इन्फ्लेशन जो होता है उसका फ़ायदा क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया कि थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डिफ्लेशन। हमें लगता है कि चीज़ों के प्राइजेस गिर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, एक आम आदमी के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर उसी को पलट कर देखेंगे तो एक जो दुकानदार है या एक मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए प्राइस का घटना अच्छी चीज़ नहीं होती है। और उससे होता क्या है कि उनकी बार्गेन पावर, जो उनकी सप्लाई साइड होती है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है, और उसका इम्पैक्ट होता है कि वो अपनी या तो फैक्ट्रियां बंद करते हैं या वो फिर लोगों को नौकरियों से निकालते हैं। तो दोनों ही असर आते हैं, और उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर थोड़ा बाद में आता है। तो ये कहते हैं कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं मंदी है इकोनॉमी में। और ये प्रॉब्लम अब चाइना के साथ अभी तो फिलहाल 1 महीने के लिए दिखी है इस डेटा में, फरवरी में, लेकिन अगर ये 1-2 महीने और दिखती है तो डेफिनेट सी बात है, ये बातें आने वाले समय में होंगी कि चाइना में मंदी तो नहीं आ गई है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एलन मस्क ने भी बोला है कि नाटो से अमेरिका को बाहर आ जाना चाहिए, और यूरोप के डिफेंस का खर्चा अमेरिका नहीं उठाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। एलन मस्क के साथ अब एक प्रॉब्लम आ रही है, जब से वो वॉशिंगटन आए हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस से अलग होकर एक तरह से ज़्यादा फोकस वो पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, तब से उनका खुद का शेयर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है बाकी ईवी कंपनीज़ के लिए भी। साथ ही ट्रंप की पॉलिसी के बाद ही ब्याज तय करना संभव हो पाएगा, ये फेड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया। महेश सर, अगर यूएस में, ये तो बिल्कुल वैसे सही बात है, जायज़ भी बात है कि जब आपको नहीं पता कि आपकी गवर्नमेंट अगला स्टेप क्या लेने वाली है, तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होगा उसको भी कैसे पता होगा कि वो किस नीति के अनुसार अपनी नीति बनाए, मतलब किस नीति के आधार पर वो अपनी ब्याज दर की नीति तय करें। सर, वो पॉज मोड में ही रहने वाले हैं अगले कुछ समय? देखिए, जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट चल रहा है उस हिसाब से पहुंच रहना ही बेटर है। उनको, यूएस प्रेसिडेंट को खुद को नहीं पता है कि कल क्या करना है। एक दिन बोलते हैं ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरे दिन बोलेंगे हम हटा रहे हैं। अब वैसे अगर डिसीजन होते हैं तो फिर कोई भी गवर्नर जो है सेंट्रल बैंक का, वो कुछ डिसीजन ले नहीं पाएगा जब तक कि उसको क्लियरिटी नहीं आए माइंड में कि आगे क्या होने वाला है, कितना इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि जब इम्पैक्ट ही नहीं पता है तो उसका वापस से क्या जवाब देंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर अनसर्टनिटी है। और कहीं ना कहीं पे या तो हो सकता है कि उनकी नेगोशिएशन जो है उनको भी नहीं पता है कि भाई उनकी नेगोशिएशन कहाँ तक जाएगी, कौन सी कंट्री के साथ में कितना नेगोशिएशन किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये अमेरिकन गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होने के टाइम ले, तब तक के लिए गवर्नर को, वहाँ के गवर्नर को एक पॉज स्टेप और एज यूजुअली चलते रहना चाहिए पड़ेगा। तो सर, ऐसे में जो हमारे बैंक्स हैं उन पर क्या रणनीति बनाएं? क्योंकि सर, दो चीज़ें हैं। एक कि 12 मार्च को ओएमओ आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का, फिर मार्च के 3rd वीक में एक और 50,000 करोड़ रुपए का ओएमओ आ रहा है। ऐसे में बॉन्ड यील्ड आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है? इंडियन मार्केट में।
और उनका क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से पर्टिकुलर बैंक्स होंगे जहां पर कि ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है? एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, और पीएसबी में अगर देखें तो एसबी जो है वो ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे नंबर्स भी काफी ठीक है, और डेटा के हिसाब से भी देखें तो ये दो चीजें हैं जहाँ पे अपने को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देंगे। और ये जो लिक्विडिटी इंसर्ट कर रहे हैं वो बैंकिंग के लिए कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम है। आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इकोनॉमी में और एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर बैंकिंग के अंदर बने भी रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सिस को ज्यादा लिक्विडिटी, एक्सिस बैंक को ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत थी, उनको ओनर उनके मैनेजमेंट ने काफी बार मीडिया में भी आके चर्चा की थी। तो वह उनके उन सब वैसी बैंक्स के लिए पॉजिटिव एक ट्रिगर बन जाएगा। यील्ड की बात करें तो यील्ड तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि कैसे क्या इम्पैक्ट आते हैं फर्दर, कोई बीच में और तो कोई चीजें आती नहीं है आरबीआई, क्योंकि अभी तक स्टेप्स लेने के मोड में ही है। फर्दर कुछ स्टेप्स आ जाता है तो उसके बाद में भी उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में आईसीआईसीआई प्रीफर्ड है। एक्सिस भी अच्छा लग रहा है अभी ये लेवल से। तो थोड़ा अगर किसको लेना है तो स्ट्रगल वे में यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ऐड करने की प्लानिंग की जा सकती है। यहाँ से जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए रिस्क जो है अभी यहाँ से लिमिटेड हो चुकी है। ठीक है, तो प्राइवेट बैंकिंग सर को अच्छा लग रहा है और एक्सिस और आईसीआईसीआई सर की टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका कि शायद पूरा इंडिया इंतज़ार कर रहा था, वो है अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिफॉर्मिंग मोड में आ रही है। और अभी पीछे एक आई थिंक आईएमएफ की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया में अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में सर एक तो बजट में कर दिया कि 7 लाख से बढ़ाकर जो टैक्स की लिमिट 12 लाख की गई। उसके बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला एक फोरम में कि जीएसटी की दरों में भी जल्द कटौती देखने के लिए मिलेगी, और हम एक ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, जल्दी उस पर बात हो जाएगी और ये फाइनल स्टेज में है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जीएसटी की दर फाइनली किस एरिया में, कौन से क्षेत्र में कट होती हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने जरूर बोला कि जब जीएसटी लागू किया गया था FY 17-18 में, तो उस समय पर जो जीएसटी के लॉन्च पर औसत न्यूट्रल रेट थी वो करीब 16% थी, 15.8% थी। वो अभी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट करीब 11.4% आ गई है। महेश सर, लगता है आपको जीएसटी में रेट, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो 11.4% आ गई है? सर ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि बहुत टैक्स बढ़ गया, बहुत टैक्स बढ़ गया। सर पहले कलेक्शन शायद, बढ़ जी जी अ, सर। जी, क्योंकि वो टाइम पे वैसा था ना कि आपका जो जीएसटी कौन कौन सी चीजों पे लगेगा, कैसे क्या होगा, तो वहाँ पे वो कलेक्शन नहीं था वो टाइम पे, तो उसके कारण से ज्यादा थी। अभी आप देखें मोबिलाइजेशन बढ़ गया है, जीएसटी का रेवेन्यू है मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पे एक मार्जिन कम होते हुए नजर आते हैं। तो आपका कलेक्शन इतना बढ़ गया है कि आपके पास स्पेस है जीएसटी कट करने के लिए। अब यहाँ पे जो सेक्टर स्पेसिफिक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को लगेगा, जिस इंडस्ट्री की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जीएसटी कट करने के चांसेस आपको डेफिनेटली दिख रहे हैं। और इकोनॉमी के लिए भी ये चीजें करनी जरूरी है। इंडिया का जीएसटी जो है कंपेयर टू अदर कंट्रीज कहीं ना कहीं पे हाई है। तो वो सारे डेटा के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, और ये एक अच्छे रिफॉर्म्स में भी अपने को देखना पड़ेगा। देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया के अब जैसे ये मार्केट के अंदर अपने ने थोड़ी सी मंदी देखी है, तब से इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज बैंकिंग ने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं कि कहीं ना कहीं पे एफआई की जो इनकमिंग फ्लो है वो आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर यहाँ पे एक एफआई की जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा तो मेरे हिसाब से एफआई का इनफ्लो भी दूर नहीं है। जो ये आउटफ्लो है वो भी रुक जाएगा, इनफ्लो भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स जो है काफी बढ़िया है। और वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो बड़ी इकोनॉमी में इंडिया ही एक जो है एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से, और इंडिया के अंदर स्कोप है आने वाले कुछ डिकेड्स के अंदर, इंडिया के अंदर स्कोप्स है। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां पे और अपसाइड मोमेंटम के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप्स सारे पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं पे मार्केट के हिसाब से देखें तेजी मंदी होती रहती है, लेकिन ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड इंडियन मार्केट जो है प्रीफर्ड बनना चाहिए। आज शायद हो सकता है कि एफआई अनसर्टनिटी की वजह से या कुछ और चीजों की वजह से दूर है, लेकिन इंडिया जैसा मार्केट एफआई को भी
बाकी मार्केट में अपॉर्चुनिटी उतनी मिलेगी नहीं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी लॉन्गर टर्म के लिए देखने को मिल रही है, और ये रिफॉर्म्स जो है वो आने वाले 1-2 क्वार्टर में उनके नंबर्स भी अपने को दिखाई देंगे। जी सर, डेल्टा कॉर्प जैसे जीएसटी का शिकार ये पूरा सेक्टर रहा है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। उसके बाद वाइट गुड्स कंपनियां जिन पर कि कुछ कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगते हैं। टाटा मोटर्स और एम जैसी कंपनियां जिनकी की जो बड़ी गाड़ियां थी उसमें कुछ था कि जो जीएसटी रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। सर क्या लग रहा है, कुछ राहत इस सेगमेंट में मिलेगी? इसमें से किस सेगमेंट पर आपको लगता है कि इन पर्टिकुलर ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए और उसका फ़ायदा इन कंपनीज को होगा? हो सकता है थोड़ी थोड़ी रिलीफ इनको भी लगे, लेकिन जहाँ पे जो अपनी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल पब्लिक की, वहाँ पे अगर करते हैं तो ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कुछ काम किया जाता है तो वो बेनिफिट सबके लिए मिलेगा। बाकी ये सारी जो बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है मेरे हिसाब से, डेफिनेटली। तो जहाँ पे जिस इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा और गवर्नमेंट को लगेगा कि उनके जो कलेक्शन है पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, उससे गवर्नमेंट के रिवेन्यू को भी इतना कुछ इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, वहां पे वो जरूर काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर हिट हो रहा है तो वहां पे वो काम किया नहीं जाएगा। तो वैसी कुछ चीजें वो एनालाइज करेंगे, कुछ और आने वाले अपकमिंग का प्रोजेक्शन डेटा का भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद में ही कोई कोई कुछ न डिसीजन लेंगे। यस, ये सारी इंडस्ट्री है जैसे डेल्टा कोप वगैरह में कुछ थोड़ा हुआ है, बट गवर्नमेंट अपने कलेक्शन को और आगे प्रोजेक्शन, रेवेन्यू प्रोजेक्शन को भी ध्यान में रख के ये चीजें स्टेप्स लेगी। बिल्कुल। सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी है और एलएनटी के लिए भी है। कर्नाटका में आईटी कंपनियों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कह रहे हैं कि काम करने के जो आवर्स हैं उसमें जो ये 70 से 90 घंटे की बात हो रही है उसको लेकर काफ़ी तेज प्रदर्शन किया गया है। और वो कह रहे हैं कि हम कोई स्लेव्स नहीं हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं। जिस तरह से कंपनियां काम लेना चाह रही हैं और इस तरह से हमारी जो पर्सनल लाइफ है और जो हमारी ओवरऑल लाइफ है, हेल्थ है, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। दैट मीन्स कि सर जो पीछे नारायण मूर्ति और सुब्रमण्यम जी ने जो एलएनटी के पुराने चेयरमैन थे उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए थे, इन दोनों के स्टेटमेंट का भी काफ़ी विरोध किया गया है कर्नाटका में। और इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि आईटी कंपनियों ने साइलेंटली किया है, तभी ये लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। और अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि इन्फोसिस ने 300 एम्प्लॉयज़ भी निकाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सर आईटी कंपनियां एक तरफ रेवेन्यू प्रेशर में है कि एआई आ गया, दूसरी तरफ एम्प्लॉयज़ प्रेशर में है कि कंपनियां ज़्यादा काम का बोझ डाल रही हैं अननेसेसरी का। ये आईटी कंपनियों में जो एक एन्जॉय वाला पीरियड होता था दैट इज़ ओवर, ये माना जाए। और अगर ये एन्जॉयमेंट वाला पीरियड ओवर हो चुका है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो सर आने वाले समय में टैलेंट को एक्वायर करना और उसके साथ साथ अपनी कंपनी को ग्लोबल फ्रंट पे अच्छे से ले जाना और अपने मार्जिन्स और रेवेन्यू को इंटैक्ट रखना कितना चैलेंजिंग होगा आईटी कंपनियों के लिए? देखिए, डेफिनेटली ग्लोबल चैलेंजेस भी आईटी कंपनीज के सामने है। तो उनके मैनेजमेंट को उसके हिसाब से थोड़ा डिसीजन तो लेना पड़ेगा, और एम्प्लॉय को भी समझ के लेना पड़ेगा। प्रदर्शन करने से हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उनके फेवर में आ जाए, लेकिन उनकी कंपनीज का रिवेन्यू अगर डाउन होगा तो अल्टीमेटली वो सारा प्रेशर भी एम्प्लॉय के ऊपर ही आने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिनेरियो बन गया है जहाँ पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को दोनों को साथ में बैठ के कंपनी के हित में कैसे काम किया जाए उसको लेकर चर्चा करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि पहले वो शायद स्टेप्स हो गया रहे, या मैनेजमेंट की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी गई हो तो ये प्रदर्शन किया गया रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि आप कितना भी कर लो, आदमी एक जितने घंटे काम कर सकता है उतने घंटे काम कर सकेगा। आदमी की पर्सनल लाइफ भी होती है, और बाकी सारी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे तो देखेंगे तो आपके 5 वर्किंग डेज रहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो कहीं ना कहीं पे दूसरी देशों में मूव करना चालू कर देंगे, तो टैलेंट हायर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये रास्ता निकालना पड़ेगा, और उनकी बात बिल्कुल एग्री करते हैं। कोई भी आदमी एक लिमिटेड हावर तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद में पैशन अगर है आदमी के अंदर तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन पैशन भी एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है। और जिसकी एक उम्र हो जाती है उसके बाद में वो पैशनेट से ज्यादा उस पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना पड़ता है।
तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे अब मैनेजमेंट और इनको एक शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि तालमेल बिठा के कुछ ना कुछ ऐसे करें, या फिर वो नए कुछ हायरिंग, फ्रेशर हायरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे तो जाके उनका कुछ हो पाएगा। तो ये बात तो तय है कि इससे थोड़ा सा इम्पेक्ट जो है रिवेन्यू के ऊपर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बात आप समझिए, क्योंकि काम करने वाले लिमिटेड हावर ही काम कर पाएंगे, और मैनेजमेंट अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं दूसरी जगह पे मूव ऑन करे, उससे उनका काम डिस्टर्ब होगा, तो कहीं ना कहीं रिवेन्यू हर्ट होगा। तो ये सारी चीजें अगर बैठ के सॉल्यूशन नहीं की गई तो फिर यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात जरूर होगी। बिल्कुल सर। वैसे कहा तो यही जाता है कि 6 से 7 घंटे ही आदमी काम कर सकता है एफिशिएंटली। उसके ऊपर अगर काम करता है वो 9 घंटे में 6-7 घंटे का काम करता है, और एफिशिएंटली पूरी तरह से मन लगाकर। बाकी 1-2 घंटे वो ऊपर के काम कर लेता है। 9 घंटे इस तरह से ऑफिस में पास होते हैं। अगर कोई आदमी उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है तो या तो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है, और लंबे समय अगर वो सोचता है, या फिर उसके साथ प्रॉब्लम होती है उसकी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ या तो उसकी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है या उसकी होने वाली है। तो ये एक्चुअली सब देखा गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन केवल कुछ लोग होते हैं। जो नारायण मूर्ति ने हालांकि उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ये आदमी की खुद की चॉइस है कि वो कितना पैशनेट है अपने वर्क के लेकर। अगर मुझे कंपनी का चेयरमैन बनना है, मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है, तो मुझे डेफिनेट सी बात है मैं एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करूंगा, मैं एक चेयरमैन की तरह सोचूंगा। मुझे शायद बहुत घंटे काम करना पड़ेगा, और अगर मुझे एक एज एन एम्प्लॉय काम करना है तो ठीक है, मैं उतना ही काम करूंगा जितना मुझे असाइंड किया गया। लेकिन सर, अब इन्फोसिस में लाखों, हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं। अब सारे तो पैशनेट उतना नहीं हो सकते कि या टीसीएस में कि वो सारे मालिक बनना चाह रहे हो। देखिए, जब तक बैचलर लाइफ है तब तक आप ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, और हम्म। मैरिड लाइफ होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, बैलेंस लाइफ लेके चलना पड़ता है। तो वैसे ही है, अगर उनको एक स्ट्रगल करना है तो सेग्रीगेशन करना पड़ेगा, कौन सा आदमी कितना काम कर सकता है। जो बैचलर्स है वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं कंपेयर टू मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में थोड़े से ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने के लिए उनकी लाइफ के हिसाब से भी उनको एक देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी इन कंपनीज को, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज है कि यहाँ पे सामंजस्य की जो है वो बड़ी जरूरत पड़ेगी, और आपस में तालमेल बैठा के काम करेंगे तो ही इनका होगा। क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए आगे यूएस मार्केट वगैरह में है थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो रही है। अगर ये दिक्कत अगर इरेज हो जाती है तो फिर उनको वापस से रिलीफ भी मिल जाएगा। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से उतना अच्छा ही काम करने की सोचेगी, उसका एम्प्लॉय हैप्पी रहे। बट यहाँ पे कंडीशन को समझने की जरूरत है। कुछ पीरियड ऐसे आते हैं जहाँ पे वो पीरियड हमारे को थोड़े से टफ टाइम को भी झेलना पड़ता है। तो ये टफ टाइम अगर थोड़ा सा है तो उनके एम्प्लॉय को झेलना पड़ेगा। प्रदर्शन करने से शायद हो सकता है कि कुछ रिलीफ जरूर मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी को ग्रोथ करना है, एम्प्लॉय को ग्रोथ करना है, तो फिर आपको काम तो करना पड़ेगा। और उसको रिजल्ट नहीं, अगर कंपनी ग्रो करेगी, रिवेन्यू नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो इनकमिंग है, आपके भी खर्चे हैं, वो भी फिर वो उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं होगी, तो आपके ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा, और वो आपकी पर्सनल लाइफ को वैसे भी इम्पेक्ट करेगा। तो फिर यहाँ पे सामंजस्य के अलावा कोई ऑप्शन बैठता नहीं है। बिल्कुल। तो सामंजस्य में बनाना पड़ेगा आईटी कंपनीज़ में। हालांकि आज इन्फोसिस के शेयर में अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब ये कंपनियां कितना अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रख पाती हैं और क्या कुछ कर पाती हैं, ये भी बड़ा देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। महेश सर, आपसे मैं कुछ टॉपिक्स लेना चाहूँगा, अगर कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहें इस पॉइंट पर। मार्केट में कुछ अच्छा लग रहा है आपको? एक बैंकिंग सेक्टर ही ठीक लग रहा है अभी फिलहाल, जिससे सबसे इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहां पे बैंकिंग सेक्टर जो है प्रिफर्ड लग रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप 3 से 6 महीने के साथ आईसीआईसी बैंक लेना है तो आईसीआईसी बैंक ये भाव से ले सकते हैं आराम से। यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम अपने को आईसीआईसी बैंक में देखने को मिलेगा। बाकी जी। दूसरे सेक्टर जो है वहाँ पे पीएससी में जो है, आरईसी पीएफसी जो है, यहाँ पे भी एक ध्यान रखा जा सकता है। तो ओएमसी है, ओएमसी कंपनी जो क्रूड से डाउन हुआ है, वहाँ पे ओएमसी कंपनीज को भी फायदा मिल रहा है।
तो फिलहाल अभी लार्ज कैप में ही थोड़ा सा ध्यान है, जब तक कि मार्केट एकदम पूर्ण रूप से स्टेबलाइज नहीं हो जाए तब तक लार्ज कैप में ध्यान रहेगा। और लार्ज कैप में प्राइवेट बैंकिंग, ओएमसी है, ये सारे काउंटर पे स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में बैंकिंग जो है आईसीआईसीआई और एक्सिस जो है ये लेवल से भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं।